जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने वाले हैं साथियों, जिसका नाम है बाल विकास का सिद्धांत। और यदि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये क्लास आपका एक रिवीजन क्लास है, जिसमें कि एक-एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, जिससे कि हम एक-एक पॉइंट को समझ सकें। ठीक है? सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्लास की ओर और हम चलते हैं, नज़र डालते हैं यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांत कौन-कौन से हैं। ठीक है? तो पहला सिद्धांत आपको देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है साथियों? नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत वह सिद्धांत कहलाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक जाति जो है अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे साथियों कि एक व्यक्ति है और इस बालक से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, लाड कर रहा है और यहीं पे एक जो है हाथी देख पा रहे होंगे, हाथी का बच्चा है। ये अपने जाति के अनुरूप यहाँ पे लाड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक जाति जो है अपने जाति के अनुरूप व्यवहार करता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक जाति के अनुरूप उनका अनुकरण करता है और उसी तरह वो सीखता है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है? इसके बाद में सेकंड जो सिद्धांत आता है साथियों, वो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिद्धांत कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस सिद्धांत को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है मस्कोदमुखी सिद्धांत और एक कहलाता है दुर्भिमुख सिद्धांत। ठीक है? जिसे हम मस्कोदमुखी सिद्धांत को कहते हैं सेपेलोपोडल और दुर्भिमुखी सिद्धांत को कहा जाता है प्रोक्सिमो डिजिटल। ठीक है? सो ये क्या होता है, ये हम यहाँ पे समझते हैं। सो विकास इसमें क्या होता है, मस्कोदमुखी के सिद्धांत में क्या होता है साथियों, विकास की जो गति होती है ना, या मैं ये कह सकता हूँ कि विकास की जो दिशा होती है ना, वो सिर से पैर की ओर होती है ना, सिर से पैर की तरफ होती है। ठीक है? और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, और जब दिशा दिशा किस ओर हो रही है, सिर से पैर की तरफ होती है। ये आपको याद रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कोदमुखी सिद्धांत यानी सेपेलोपोडल कहा जाता है इसे। ठीक है? दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि दूसरा जो पॉइंट है क्या, कि दुर्भूमि के सिद्धांत में क्या होता है, इसमें विकास की जो गति होती है मध्य भाग से बाहर की ओर होती है, वो चाहे पैरों की ओर या हाथों की ओर हो, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दुर्भूमि के सिद्धांत में विकास की जो गति होती है भाई, वो होती है, या विकास की जो दिशा होती है वो होती है मध्य से बाहर की ओर। दोनों में एक एक ही अंतर दिखाई देता है। मस्कोद्मुखी यानी कि मस्तिष्क से पैरों की ओर होती है कौन सा, मस्कोद्मुखी सिद्धांत, और दुर्भूमि के सिद्धांत में आपको याद रखना है कि मध्य से बाहर की ओर, वो चाहे पैरों की ओर या हाथों की ओर या मस्तिष्क की ओर, ये हो सकता है। ठीक है? सो इसे हम क्या कहते हैं, दुर्भूमि के सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों सिद्धांत आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत आपको देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है? निरंतरता से आप समझ पा रहे होंगे लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, कि विकास की जो गति होती है ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कम होती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि कभी मंद होती है, कभी तेज होती है, लेकिन ये जीवन पर पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? अब कैसे, आप सभी को पता है कि बालक जैसे जन्म लेता है वैसे सीखना स्टार्ट करता है, और वो जब तक सीखता जाता है तब तक वो जीवित रहता है ना। तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहता है जब तक वो जीवित रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी अवस्था में उसकी गति, सीखने की गति कम होती है, फिर अधिक होती है, फिर कम होती है, ये हो सकता है, लेकिन ये निरंतर चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये सॉरी, सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपके एग्जामों में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है, तो आपको याद रखना है कि हमारा विकास सदैव कैसे होता है भाई, हमारा जो विकास होता है सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम, यानी कि हमारा जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, क्या, उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। इससे आप क्या समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्रम है, कि सबसे पहले बालक क्या करता है, बैठता है, बैठने सीखता है, और बैठने के बाद में वो धीरे धीरे उठना सीखता है, और उठने के बाद में धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, और फिर बैठने के बाद वो धीरे धीरे
चलना सीखता है और चलने के बाद दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बालक जैसे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसा एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य क्रियाओं को सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट यानी कि कठिन कार्यों को सीखता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसे हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है साथियों? तो आपको याद रखना है कि किसी विकास की जो गति होती है, सॉरी विकास जो होता है ना, पूर्वानुमान होता है। कैसे? क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि विकास किस गति में होगा या किस गति में ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा पूर्व अनुमान। यानी कि हम किसी भी बालक में ये पता लगा लेंगे कि बालक आगे जाके क्या बनेगा या इसकी गति किस दिशा में होगी, है ना। तो ये हम पहले ही पता कर लेते हैं। इसे कहते हैं, पूर्व अनुमान की गति कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे पूर्व अनुमान की गति कहलाता है, विकास के इसमें क्या होता है कि बालक या हम ये कह सकते हो कि किसी का भी हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी गति किस दिशा में होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है एकीकरण का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। जैसे जब हम किसी एक काम को करते हैं तो हम अपने हाथों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, है ना। इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। वैसे ही जब आप छोटे बच्चों को देखते हो तो जो छोटा बच्चा यदि किसी वस्तु को पकड़ने का भी कोशिश करेगा ना, तो वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर सभी को एक साथ करके उसे पकड़ने का प्रयास करता है। कि उसको ये नहीं पता होता कि मैं इसे एक हाथ से भी उठा सकता हूँ या एक हाथ से भी पकड़ सकता हूँ, है ना। इसीलिए बच्चों में कौन से गुण पाए जाते हैं? सो एकीकरण के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सो आपको याद रखना है एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें हम किसी भी काम को करने के लिए अपने हाथ पैर या फिर सभी अंगों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, उसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सिद्धांत आता है जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। और ये भी सिद्धांत आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है साथियों? इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो विकास जो होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। कि विकास की जो गति है कभी तेज तो कभी मंद होती है। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ कि विकास की जो गति होती है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति में सीखने की जो क्षमता जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। कोई बालक 2 वर्ष में सीखता है, कोई बालक 1 वर्ष में सीखना स्टार्ट कर देता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सभी एज के या सभी जो है हाइट के बालक एक जैसे सीखते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से आपको ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो बालक है वो अलग अलग जो है अलग अलग सीखता है, या सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और बच्चों में विकास के सिद्धांत, सॉरी बच्चों के विकास में अलग अलग जो है सिद्धांत, सॉरी अलग अलग जो आपको जो है इसके विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और वो डिपेंड करता है उसके वातावरण के आधार पर कि जो है बालक में किस प्रकार का वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ जो है उसे कैसा माहौल मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, पारंपरिकता पर डिपेंड करता है, और इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, बच्चों का विकास हो पाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत हमें देखने को मिलता है साथियों, वो देखने को मिलता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सिद्धांत भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है ना। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीखना स्टार्ट कर दिया तो आप सीखते जा रहे हो, सीखते ही जा रहे हो, ये नहीं हो सकता है ना। तो विकास की गति कैसे होती है, सीधी यानी कि रैखिक नहीं होती है। यानी कि कभी मंद होती है, कभी आपकी सीखने की गति तेज होती है, फिर कम होती है, फिर तेज होती है ना। और अंत में धीरे 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 कम होती जाती है। यानी कि जैसे आप जैसे बालक को आप देखते हो तो वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है, वो उस समय सीखने की गति बहुत अधिक होती है। और एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें कि सीखने की गति कम होती है, फिर किशोरावस्था आता है, और किशोरावस्था आते आते सीखने की गति पुनः फिर से बढ़ती है। और उसके बाद में जो है अंत में जैसे ही वह वृद्धावस्था में आता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो ये कैसा है, एक सीधी रेखा में यानी कि सीधी चलने वाली नहीं है, कहते हैं वर्तुलाकार रेखा में चलती है। वर्तुलाकार बनाम पद्धति के आधार पर जो है बालक सॉरी व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमें देखने को मिल रहा सिद्धांत वो है
अंतर संबंधित सिद्धांत। अंतर संबंधित सिद्धांत में क्या समझना है साथियों आपको? अंतर संबंधित सिद्धांत में आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है कि सॉरी, इस सिद्धांत इसमें क्या होता है कि विकास का जो सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक विकास अलग होता है, बौद्धिक विकास हो या फिर संवेगात्मक विकास हो, है ना, या फिर सामाजिक विकास हो, अन्य सभी के विकास में क्या होता है, अलग अलग अंतर हमें देखने को मिलता है और उसी अंतर के संबंध पर विकास निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने 9 सिद्धांत बताया था। कौन कौन सा सिद्धांत है इसको हम पुनः फिर से जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिद्धांत मैंने बताया था समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप क्या करता है, उसका अनुकरण करता है। दूसरा सिद्धांत मैंने बताया था कि विकास की दिशा, तो सॉरी, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें कि विकास की दिशा जो है दो प्रकार से होती है। एक होता है मस्कोधमुखी सिद्धांत, दूसरा दुर्गमुखी सिद्धांत, जिसमें कि मस्कोधमुखी सिद्धांत से यानी कि आपको याद रखना है मस्तिष्क से, तो इसमें इसका जो विकास कैसे होता है, मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। दूसरा दुर्गमुख सिद्धांत, जिसमें कि विकास की जो गति होती है, विकास की जो दिशा होती है ना, मध्य भाग से बाहर की ओर होती है। वो चाहे हाथ की ओर हो सकती है, पैर की ओर हो सकती है, या सिर की ओर हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। तीसरा जो मैंने बताया था आपको, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास की जो गति होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक वो जीवित रहता है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि कभी मंद होता है, कभी तेज होता है सीखने की गति। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने बताया था सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बालक पहले सामान्य चीजों को सीखता है, उसके बाद में कठिन चीजों की ओर बढ़ता है। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था कि बालक सबसे पहले उठना सीखता है ना, और जैसे जैसे उठना सीखता है उसके बाद में धीरे से वो बैठना सीखता है और बैठते बैठते चलना सीखता है, और उसकी चलने की जो गति है, ये चलने के बाद में वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला मैंने बताया था पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि इसमें बालक, या मैं ये कह सकता हूँ कि विकास की किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति के विकास की जो गति होती है, या विकास जो है किस जो है दिशा में होगा, ये हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में एकीकरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। एकीकरण का सिद्धांत में कि प्रत्येक बालक में, या मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हम किसी वस्तु को या किसी काम को करने के लिए सभी प्रकार के अंगों, यानी कि सभी अंगों का एक साथ मिलाकर उपयोग करते हैं या मिलाकर साथ में काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और एकीकरण का सिद्धांत या एकीकरण के जो गुण पाए जाते हैं वो बालकों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी वस्तु को यदि पकड़ता है तो दोनों हाथ पैरों को यानी एक साथ मिलाकर पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था साथियों, वो था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इसमें विकास की जो गति होती है हर एक व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलती है, और ये वातावरण के आधार पर डिपेंड करता है कि बालक को कैसा वातावरण मिला है, उस आधार पर बालक सीखता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत है वो है वर्तुलाकार बनाम सिद्धांत, यानी कि सीखने की जो गति होती है वो सीधी रेखा में नहीं होती। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप जो है सीख रहे हो, या आपने बचपन में जो सीखा है, वो सीखने की जो गति हमेशा आपके वृद्धावस्था तक नहीं होती है, क्योंकि सीखने की गति जो है बढ़ती है फिर कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर पुनः फिर से लास्ट में कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत मैंने आपको बताया है यहाँ पे, वो सिद्धांत बताया सकता है साथियों अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाल विकास के सभी सिद्धांतों को पढ़ लिया है, और यहीं से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही डिटेल से समझना होगा साथियों, और इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जो है इस पीडीएफ को पुनः फिर से देख सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट अगले क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा जैसे कि आपने अभी देखा विकास की अवस्थाएं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।